हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। मैं सूरज चौहान आपका स्वागत करता हूं एक और वंडरफुल लेक्चर में। और गाइस आज हम जो है शुरुआत कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जो कि आपका क्लास 11 जो फिजिक्स है उसके चैप्टर 4 का एक टॉपिक है। लास्ट टॉपिक आपका ये बचा हुआ है, इसको करने के बाद ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम समझने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे की चीज़ों को समझ लेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपली याद रखिएगा कि एक ऐसा मोशन जिसमें कि कोई भी बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन कर रही हो, पहली चीज़। दूसरी ये कि जो वो बॉडी हमारा मोशन करेगी तो उसकी जो स्पीड होगी भाई साहब वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, या आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म होगी। मतलब कि उसकी स्पीड जो रहेगी उसमें कोई ज़्यादा खासा चेंज नहीं आएगा, बस उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। अब चूंकि यहाँ पे देखोगे आप, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, हम स्पीड करके बोल रहे हैं ना। क्योंकि वेलोसिटी आप बोलोगे तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है हमारे लिए, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने लिख के दिया कि यूनिफॉर्म, इन्होंने लिखा है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म आपकी या कांस्टेंट स्पीड होगी, ये देखिए इस तरीके से। तो इतनी सी बात आपको याद रखना है। और अब इसमें देखो, हम इसको जो पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ जो है डेरिवेशन करेंगे। जैसे कि भाई ये जो है इसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब हम जानेंगे। एंगुलर जो चीज़ होती है वो हम समझेंगे भाई साहब, एंगुलर का क्या मीन होता है, सारी बातों को मैं बताऊँगा। बड़े ही ध्यान से समझिएगा आप एक एक चीज़ को। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो यहाँ लिखा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा फॉलो करता है एक सर्कुलर पाथ को, तो वो जो है कांस्टेंट स्पीड के संग करता है, और जो वो मोशन कहलाएगा उस दौरान उसे हम बोलेंगे आपका क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलवेज भी रिमेंबर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे कहेंगे। सिंपल सी चीज़ थी। आगे लिखा है इन्होंने कि जो वर्ड आया है आपका यूनिफॉर्म, वो रेफर कर रहा है टू द स्पीड को, और विच इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन। सपोज एन ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के संग, जैसे कि उसको हमने नाम दे दिया वी, इन अ सर्कल जिसका कि रेडियस आपको मान के चलिए आर है। सो इन अ फिगर 4.9 में आपको दिख रहा है, मैं पहले बता देता हूँ उसके बाद क्लियर करूँगा। तो 4.9 देखिए आप यहाँ पे आराम से हमें दिख रहा है कि कोई भी हमारे एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से मोशन कर रहा है सर्कुलर, उसका जो रेडियस है वो इन्होंने बताया है कि इसे उसको आर मान लीजिए आप, है ना। कितनी दूरी से मतलब कि सेंटर से वो कितनी दूरी पे है वो ऑब्जेक्ट, तो उसको आर मानिएगा आप, है ना, रेडियस उसका। और जो उसकी वेलोसिटी उसको आप भी मानिएगा। तो इतनी क्लियर होती है हमें चीज़ें, आगे समझते हैं ज़रा। तो सिंस द वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली इन डायरेक्शन में, तो जो ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ एक्सेलरेशन। याद रखिएगा बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो जो है कांस्टेंट की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट के संग रहती है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। लेकिन यहाँ आपको समझना ये है कि कांस्टेंट तो है, बट क्या है, वो डायरेक्शन में चेंज ला रहा है। तो उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन में चेंज ला रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है। तो यहाँ पे आप रखिएगा याद कि वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि उसका जो एक्सेलरेशन है हो रहा है वो कितना मैग्नीट्यूड है और क्या उसकी डायरेक्शन है भाई साहब, जिस भी बॉडी को वो जो है मूव करा रहा है सर्कुलर मोशन में। तो उसको समझने के लिए सिंपल हम क्या कर रहे हैं, कुछ जो है बातों को, कुछ मैथमेटिकल चीज़ों को समझने जा रहे हैं। पहली तो ये कि कभी भी याद रखिएगा आप, हमने आपको पहले बताया है कि जो आपका यहाँ पे आप देखोगे कि जो वेलोसिटी जो हम मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को देखते हैं सर्कुलर मोशन में, तो आप हमेशा क्या करते हो, टेंजेंट बनाते हो, और ये जो टेंजेंट होता है वो उसकी डायरेक्शन बताता है। तो आपको याद रखना है कि जो सेंटर से आर बनेगा और ये जो टेंजेंट आप बना रहे हो, तो उनके बीच में एंगल जो बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होगा। मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ कितना डिग्री बनेगा, बट एंगल तो क्रिएट हो ही होगा। तो हम एक प्रॉपर्टी ये लगा लेंगे, फिर दूसरी और क्या लगाएंगे हम, तो फिर हम देखेंगे यहाँ से कि भाई साहब आपका ये जो है आपका कहीं पॉइंट पे पी पे था आपका ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पी पे पॉइंट पे था, और वो जो है कहीं दूर जाके इस तरह की सर्कल मोशन करते करते आपका पी डैश पॉइंट पे आ गया। तो पी से पी डैश गया ये, तो उसी तरीके से हम कहेंगे कि इसका जो आर वेक्टर है, इसका पोजीशन बता रहा है पी की, तो वो एक आपका कहाँ से कहाँ गया है, आर डैश तक गया। तो हमें दो वेक्टर मिल गए हैं पोजीशन के। और आपको मैंने कई बार बताया है कि इन पोजीशन को जो जोड़ने के बाद जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है कि टोटल जो है पी से पी तक कितना गया। तो ये हमें क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है, क्लियर बात है। और जो उसमें चेंज आया है भाई साहब यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो उसको हमने डेल्टा
थीटा करके माना है कि उसकी जो है थीटा में कितना चेंज आया है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। और यहाँ से हमने एक और चीज़ क्या देख ली कि भाई साहब जो ये वाली चीज़ है जी, ये वाली वो क्या है, डेल्टा आर के बराबर है। क्यों डेल्टा आर के बराबर है? क्योंकि हमने देखा है कि आर डैश माइनस का आर जो होता है वो डेल्टा आर की बराबर होता है। तो हमने इस चीज़ को जो है, ये मैंने अभी हाईलाइट कराया था, ये वाली चीज़, इसको डेल्टा आर करके मान लिया है। तो हमने पूरी चीज़ों को ये एज्यूम कर लिया इतना। और आगे देखो, मैं अभी ओवरऑल आपको बता देता हूँ, फिर मैं बुक से और समझाऊंगा आपको कि हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। उसके अलावा आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, और वो चीज़ क्या है, देखिए समझिए ज़रा, कि जो वेलोसिटी का आप बनाओगे, है ना, वेलोसिटी का जब आप बनाओगे, ऐसे एज्यूम करिए कि इस वाले वेक्टर को मैं उठा के यहाँ ला सकता हूँ इस वाले के संग, तो मेरा क्या बनेगा ओवरऑल, तो इस तरीके का एक ट्रायंगल बन रहा होगा, है ना, ऐसे ही बनेगा। क्योंकि मैं जब इस वाले को मैं आपको ऐसे करके एज्यूम कराता हूँ, ये देखिए, ये वाले को मैं, ये वाले को इस तरीके से जब उठा के लाऊं, है ना, रुक जाइए 2 सेकंड अभी, तो इस वाले को हम मान के चलिए क्या कर रहे हैं, उठा के लाते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो उठा के लाने के बाद देखोगे आप ध्यान से, तो हमारा क्या यही नहीं बना जो इन्होंने इधर बनाया इधर पे, तो वही तो चीज़ बन रही है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे बनेगी, और आपको ट्रायंगल लो के हिसाब से आप क्या करोगे, इसको और इसको जब मिलाओगे तो आपका वी डैश माइनस का जो वी मिलेगा वो आपका डेल्टा वी मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। तो आप यहाँ सिंपली क्या कर रहे हो, ये इसको देखिए आप इस वाले को, और आप इसको देखिए। तो हम यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपने मैथ में पढ़ी होंगी ज्योमेट्री में, कि हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, सिमेट्री, वो वाली सब प्रॉपर्टी लगाएंगे, और इनको हम इक्वल कराते हुए जो है डेरिवेट, या फिर जो हमारा जो हमको क्या करना है, डेरिवेशन करनी है, वो हम करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही एक बी केस में देखिए आप ज़रा, है ना, बी बन दिया है इन्होंने एक, उसमें क्या हो रहा है फिर आपका देखोगे, तो उसमें भी वही चीज़ हो रही है आपकी, इन्होंने इसको इधर लिख दिया है, समझिए ज़रा ध्यान से, कि वहाँ पे आपका एक पी से लेके पी डैश तक जा रहा है, इस तरह से हो रहा है ना, बताने के लिए इन्होंने किया है, एक इंस्टेंट पर लाने के लिए कि भाई पहले जो है पी डैश पे था, फिर थोड़ा सा और पास आ गया, फिर जो है वो और पास आ गया। इस तरीके से इन्होंने जो है फिर इंस्टेंट पे बताने की कोशिश करी। मैं सब केस को बताऊंगा कि यहाँ पे ए में क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, सी में क्या हो रहा है। अब जरा मैं बुक से आपको समझाता हूँ। तो अभी जो हमने किया था उतनी चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, उसी चीज़ को देखिए इन्होंने आगे बताया है कि भाई साहब आप जो आर है और आर डैश है उसको पोजीशन वेक्टर मानिए वी का, जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। आपको जो आर है वो वी का है और आर डैश वी डैश का है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट जो एट अ पॉइंट पी और पी डैश पे है, सोन इन फिगर 4.19 के में दिख रहा है आपको। तो डेफिनेशन के अनुसार जो वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट बना के हम पता करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन के। जो वेलोसिटी है आपकी वी और वी डैश, सोन इन फिगर 4.19 का A1 में दिख रही है आपको डेल्टा वी, ऑप्टेन होगी फिगर 4.19 के A2 में। आप देखिए ज़रा, तो 4.19 का जो आपका A2 है ये वाला, उसमें आप देखोगे तो डेल्टा वी इन्होंने निकाली है, अब भी जो मैंने बताया आपको। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ट्रायंगल लो का यूज़ करके जो इन्होंने एडिशन का वो निकाल दिया है। सिंस द पाथ जो है आपकी सर्कुलर है, तो ऑलवेज भी रिमेंबर जो वेलोसिटी जो वी है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, आर के, एंड जो है आपका जो वी डैश होगी वो किसकी होगी, आर डैश की होगी। तो इनके बीच में ऑलवेज भी रिमेंबर कि जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 90 बनेगा भाई साहब, है ना, परपेंडिकुलर होंगे ये दूसरे के। क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि एक सर्कुलर में टेंजेंट और आपकी जो रेडियस के बीच में आप कहीं से भी पॉइंट पाड़ोगे या बनाओगे, मतलब ऐसे समझोगे एक सर्कल है और सर्कल में मैंने टेंजेंट कहीं यहाँ पे बनाया, सर्कल से टच होती हुई लाइन जो जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, मैंने यहाँ टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे मेरा रेडियस है। तो रेडियस को आप कहीं पे भी रखिएगा और ऑलवेज वो जो आपका बनाएगा वो आपका इनके बीच का 90 डिग्री एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। इतनी चीज़ हमें यहाँ से क्लियर होती हुई दिख गई है। अब आगे इन्होंने लिखा है कि देयरफॉर जो डेल्टा वी आपका आएगा वो परपेंडिकुलर होगा डेल्टा आर के, ये भी बहुत क्लियर है। तो सिंस हमने देखा है जो एवरेज एसोलेशन होगा, यहाँ से इन्होंने अब देखो वर्किंग करना शुरू कर दिया इनका, तो एवरेज एसोलेशन जो होगा अलोंगा डेल्टा वी के, वो आप इस तरह से लिखोगे कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और जो एवरेज एसोलेशन आप इस तरीके से साइन करते हो जब परपेंडिकुलर है डेल्टा आर के। अब डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है, मतलब किसका क्या है कि इफ़ वी प्लेस अ डेल्टा वी ऑन द लाइन दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन जो है आर एंड आर जो है डैश को, तो वी सी दैट जो डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, कौन होगा, एसोलेशन। मतलब इनका कहने का ये है कि यदि इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तो जो आप ये चीज़ें कर रहे हो उससे आपको ये पता चलेगा
कि हमारा एसेलेशन जो होगा वो सेंटर की ओर होगा इस तरीके से, है ना, कि उसकी ओर ही डायरेक्टेड होगा। मैंने इसके साथ पिछले लेक्चर में भी एक टॉपिक आया तो वहाँ पे समझाया था कि आपका एसेलेशन सेंटर के टुवार्ड होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना, ध्यान से ये देखिए। तो सिंपली ये केस आपका बन रहा है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कहाँ बनेगा, वो परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब कि सेंटर के टुवार्ड होगा वो एसेलेशन। और ये चीज़ आप खुद भी अज्यूम करके देख सकते हो कि भाई साहब सेंटर के वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखो ज़रा। क्योंकि एक सर्कल की जब मोशन हो रहा है तो उसमें हमें सिंपली दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई ना कोई इसको ताकत जो है वो अंदर की ओर खींच रही है ना। इसको इधर गया फिर अंदर खींचा, इधर गया फिर अंदर खींचा। तो जो आप देखोगे तो उसको सेंटर की ओर ही अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है कोई भी चीज़, और वो कौन है, एसेलेशन ही है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि उसका जो एसेलेशन है वो जो है किसके टुवार्ड है, आपका सेंटर के टुवार्ड है। ये इस बात को याद रखिएगा, है ना, डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। फिगर 4.19 का बी हम देखेंगे तो उसमें हमें शो किया गया है एक सेम क्वांटिटी को 4 स्मॉलर टाइम इंटरवल के लिए। वहाँ पे देखोगे आप, इन्होंने क्या किया है, अभी यहाँ से यहाँ तक जो पी से पी डैश तक जो हमारा पॉइंट गया था वो बहुत बड़ा टाइम इंटरवल था, बट हमने इसका टाइम इंटरवल छोटा कर दिया। टाइम इंटरवल छोटा करने का आप मतलब सब जानते हो कि हमने यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट लिया है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया आपस में। तो उसके कारण हमारा जो है पी से लेके पी डैश तक की दूरी कम हो गई है। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है कि 4.19 का जो आपका बी देखोगे उसमें हमने स्मॉलर टाइम इंटरवल लिया है। तो डेल्टा वी और हैंस एवरेज अगेन जो होंगे डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ही होंगे। फिगर 4.19 का सी आप देखिए, फिर वहाँ पे हमने टाइम इंटरवल को ही जीरो कर दिया है। फिर आप देखोगे एवरेज एसेलेशन बिकम द इंस्टेंटेनियस एसेलेशन बन गया वहाँ पे उस केस में, है ना। और ये जो है इट इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ही है। तो दस बी फाइंड दैट एसेलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर। पहली हमें चीज़ पता चल गई है। लेट अस नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलेशन। अभी तो हमें डायरेक्शन पता चली है कि एसेलेशन किस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा होगा। तो आपको पता चल गया कि वो टुवार्ड द सेंटर खींच रहा होगा या उसको एसेलेट कर रहा होगा। बट भाई मैग्नीट्यूड का क्या, एसेलेशन कितने मैग्नीट्यूड से उसको खींचेगा या क्या होगा, उसकी हम डेरिवेशन यहाँ से करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल वही केस है। उसमें हम देखेंगे आपका इधर हमने मैग्नीट्यूड वाला ये साइन लगा दिया मॉडुलस, और ये हमने ए लिख दिया है, लिमिट हमने लगा दी, मतलब कि जब टाइम बिल्कुल हम ले रहे हैं कि जब टाइम इंटरवल जीरो होगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेंगे। लेट द एंगल बिटवीन जो है पोजीशन वेक्टर जो कि आपका आर है और आपका यहाँ इधर कौन है आर डैश है, उसको हमने डेल्टा थीटा माना है। बहुत बढ़िया। अब वेलोसिटी वेक्टर जो है वी और वी डैश आपके ऑलवेज परपेंडिकुलर है टू द पोजीशन वेक्टर के ऑलवेज रिमेंबर। तो जो आपका एंगल बनेगा बिटवीन देम ऑल्सो थीटा बनेगा। वही कॉन्ग्रुएंसी वाला प्रॉपर्टी इन्होंने लगाई है, ये देखिए ये वाली और इधर ये वाली। तो इन्होंने कहा कि इसके बीच का वही बनेगा, इसके बीच का वही एंगल बनेगा। मतलब ये है इसका कि इस केस में ये थीटा डेल्टा थीटा की वैल्यू मान के चलिए 90 आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पे भी वो 90 आ रही होगी, इन्होंने इस तरह से मान के चले। तो इन्होंने बोला कि थीटा थीटा से दोनों सेम है। तो देयरफॉर जो ट्रायंगल सी पी पी डैश है आपका, ऊपर देखिए आप अपनी बुक खोल के, फॉर्म बाय द पोजीशन वेक्टर्स इन द ट्रायंगल जो आपका जी एच आई फॉर्म बाय द वेलोसिटी वेक्टर से आपका, वो आपके सिमिलर है। और आपको हमने बताया था कि जब भी कोई भी हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते तो उसमें सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। अब सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि इनका जो रेशियो आएगा वी डैश ओवर वी का और आर डैश ओवर आर का, वो ऑलवेज भी सेम आएगा भाई साहब। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है कि हमने देयरफॉर कहा जो रेशियो ऑफ द बेस लेंथ आपका एंड टू द साइड लेंथ जो आएगा वन ट्रायंगल्स इज इक्वल दैट ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो ये जो है सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, वो हमें बता दी है, याद रखिएगा। यदि उसका एंगल सेम है उसके बीच का तो उसके कारण से। तो यहाँ से अब हमें तो निकालना है भाई साहब क्या, एसेलेशन हमें, और किसकी टर्म में निकालना है उसके हमें। देखो एक चीज़ याद कर लो, ध्यान से सुनना इस मेरी बात को। हम जब डेरिवेशन करते हैं, किसी भी चीज़ की डेरिवेशन कर रहे हो, तो उसमें हम हमेशा एक चीज़ को याद रख के चलते हैं कि भाई हम जो डेरिवेशन कुछ इस तरीके से करें कि हमें जो है बाद में जाके कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाए, कुछ ऐसी क्वांटिटी मिल जाए जिनको कि हम पुट कर सकें। अब पुट करने वाली क्या होगी, आपको पता होगा भाई साहब, आर जो होगा वो आपको पता होगा, है ना। उस टाइम पे रेडियस जो होगा उसका वो आपको पता होगा, चलिए आपको वेलोसिटी पता होगी, है ना। तो इस तरीके से हम वो प्रॉपर्टी रखते हैं कि हमें जो चीज़ें पता हों।
अब हमें टाइम इंटरवल का तो खेल पता नहीं होगा, तो हम उसको टाइम इंटरवल को रिमूव वगैरह कर देंगे, है ना। और हमें जो है किससे मतलब रहेगा, फिर आर से मतलब रहेगा, हमें जो है आपका जो वी है उससे मतलब रहेगा। तो हम किस इस तरीके का एसोलेशन चाह रहे हैं, इस तरीके का फॉर्मूला चाह रहे हैं, तो इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जो वेलोसिटी है इस टाइम पे वो आपकी क्या है, ये वेलोसिटी का ये मल्टीप्लाई आपका किससे, डेल्टा आर ओवर आर से कर दीजिए, तो आपको ये वेलोसिटी यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब हम जो एसोलेशन में कर रहे थे उसी को इधर करेंगे। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने से हमारे पास ये पूरा एक फॉर्मूला बन के जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई साहब आपका क्या देखने को मिलेगा कि ये आपका डेल्टा आर ओवर जो आर है उसमें से आपकी जो वी और ये जो आर दिख रहा है आपको वो तो बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो चीज़ हैं आपकी वो कांस्टेंट रहेंगी, है ना, थ्रू आउट द जो होगा उसमें। तो इसलिए ये तो बाहर आ गई, यहाँ पे हमने इनको बाहर लिख दिया और बाकी लिमिट हमने किस में लगाएंगे अब, तो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी में लगाएंगे। अब बोल रहा है कि इफ़ डेल्टा टी जो है आपका टाइम इंटरवल जो है आपका वो स्मॉल है, तो जो थीटा रहेगा वो भी स्मॉल होगा। ये जो चीज़ है हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, याद रखिएगा आप कि कोई चीज़ आपकी स्मॉल है तो उसका रेशियो स्मॉल आएगा, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे डेल्टा टी आपका स्मॉल है तो थीटा जो उसके बीच का बन रहा होगा वो भी स्मॉल होगा। इस बात को जो है समझने के लिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ किस तरीके से। इसका मतलब ये है, समझो ज़रा, कि मैंने इस तरीके से ये बनाया है ना, ये मेरा मान के चलिएगा कि टी है, ये मेरा टी डैश है, इस तरीके से कुछ आप मान के चलिएगा। इधर पे इसके बीच का कुछ एंगल बन रहा था ये आपका थीटा करके। अब मैंने जो है टी डैश माइनस का टी इतना छोटा ले लिया है कि तकरीबन वो जीरो आ रहा है। तो आप सोच के देखिए भाई साहब कि टी डैश माइनस का टी जब इतना मेरा छोटा आ रहा है तो सीधी सी बात है कि इसके बीच की दूरी बिल्कुल छोटी होगी, तो एंगल भी वो जो है बहुत ही स्मॉल बनेगा, है ना। तो ये वाली चीज़ हम इधर समझ पा रहे हैं। अब इतनी चीज़ हम करने के बाद ये देखेंगे कि यदि हमारा टाइम इंटरवल स्मॉल है तो हमारा ये जो थीटा बन रहा होगा उसके बीच का वो भी स्मॉल होगा। तो देन जो आर्क आपकी बन रही है पी और पी डैश वाली, ये देखिए आर्क बनाता हूँ मैं आपको, कौन सी, ये आर्क की बात कर रहे हैं आपकी, ये आर्क है ना, ये सर्कुलर मोशन वाली आर्क की बात कर रहे हैं, ये पी से लेके पी डैश तक की। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, आपको देखोगे इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो हमने अभी देखी, तो उससे हम आर्क जो पी और पी डैश है कैन भी अप्रॉक्सीमेटली हम ले लेंगे डेल्टा आर के बराबर। मतलब कि ये जो आर्क आप बना रहे हो वो जो होगी भाई साहब वो डेल्टा आर के ही बराबर हो जाएगी तकरीबन, वो ऐसी हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इतना हम समझे। आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो हमने कह दिया कि डेल्टा जो हमारे पास ये निकल के आ रहा है वो तकरीबन हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये क्या चीज़ लिखी मैंने, तो जो डेल्टा आर था मेरा वो सीधे सी फॉर्म में मैं क्या ले सकता हूँ, तो जो मेरा अभी मैंने आपको बताया वेलोसिटी जो होता है मेरा डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी है। तो मैंने क्या किया है, इधर इसको इधर भेज दिया, तो हमारे पास जो डेल्टा आर की वैल्यू आ गई है वो वी डेल्टा टी के बराबर आ गई है। तो मैंने उसको यहाँ पे इधर पुट कर दिया कि मैंने मान लिया कि डेल्टा आर जो है मेरा किसके बराबर है, वी डेल्टा टी के बराबर है। ये जो है मैंने इस तरीके से अपने दिमाग में एज्यूम कर लिया। अब इसको जो है मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी को, और ये मेरी वेलोसिटी के बराबर है। बहुत शानदार। तो यहाँ से अब भी आपने देखा था डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, तो मेरा वो वी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने फिर यहाँ क्या लिख दिया, वी लिख दिया है ना। ये सब चीज़ें हम एज्यूम करने के बाद ही पता कर पा रहे हैं। तो देयरफॉर जो आपका यहाँ पे आगे बोल रहा है कि जो सेंट्रीपिटल एसोलेशन है, सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सेंट्रीपिटल उसको बोला जाता है जो कि सेंट्रल की ओर आपका एसोलेशन हो रहा हो, उस चीज़ को बोला जाता है कि सेंट्रीपिटल एसोलेशन। तो सेंट्रीपिटल एसोलेशन है आपका ये। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसकी तो हमने वी लिख दी है और आपके पास ये क्या था, वी ओवर आर था, और उस पूरे की जगह ये जो चीज़ है इसकी जगह आप हमने वी निकाल लिया है अभी डेरिवेशन करके। तो हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में वी लिखेंगे तो ये वी से वी का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा क्या जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो एसोलेशन है उस दौरान, तो उसकी जो वेलोसिटी माफ कीजिएगा एसोलेशन होगा तो वो कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर ओवर आर करके निकलेगा इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला हमने अभी तक निकाला। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि हमने इतना सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि हम उस टाइम पे टाइम पीरियड के संग खेलना नहीं चाह रहे थे। टाइम पीरियड से हमें कोई मतलब नहीं था। हमारे पास जो चीज़ें थी वो ये थी कि हमारे पास, तो ये देखो आप इस तरीके से समझ सकते हो
मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मैं जो हूं क्या कर रहा हूं, एक कार को रन करा रहा हूं और कार को जब मैं अपनी चला रहा हूं तो उसमें मुझे सीधा सीधा दिख रहा है मेरी कार की वेलोसिटी क्या है। मान के चलिए मैं जो कार को रन करा रहा हूँ सर्कुलर मोशन में, मुझे पता चल गया भाई साहब मेरी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरी कार चल रही है और साथ में मुझे ये भी पता है कि मेरी सेंटर से जो दूरी है वो कितनी है, मान के चलिए 2 कुछ है। तो इतनी बात तो मुझे क्लियर हो गई है। तो यहाँ से मैं पता करूँ कि यार मेरा एक्सेलेरेशन उस दौरान क्या हो रहा होगा, तो आप सिंपली क्या लगाओगे, यही फॉर्मूला लगा दोगे, v का स्क्वायर आप कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका 20/20 हो जाएगा आपका कितना 400/2 रहेगा। यहाँ से कट जाएगा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि आपका जो एक्सेलेरेशन है उस दौरान पे कुछ 200 करके है ना। तो ये जो चीज़ आपने पता करी है यहाँ से, तो वो ये बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, है ना। इसको आप फील करिए थोड़ा। तो आप एक्सेलेरेशन पता कर पा रहे हो किसी एक ऐसी बॉडी का जो कि आपका सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम आपका क्या आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, है ना। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मूविंग विथ एन स्पीड जो कि होगा v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एज अ मैग्नीट्यूड v स्क्वायर ओवर r होगा ऑलवेज। आप रिमेंबर कर लीजिए इस फॉर्मूले को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको बहुत जगह यूज़ आएगा। अभी हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे उसमें। ये जो होगा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होगा और दैट इज वाई, दिस इज वाई बोल रहा है, दिस एक्सेलेरेशन कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, क्योंकि ये डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर की जो टर्म प्रपोज करी थी वो न्यूटन के द्वारा करी गई थी ये वाली। और अ थोरो एनालिसिस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1673 में एक डच साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हुरन के द्वारा। 1629 से वो 1695 तक रहे, बट इट वॉज प्रोबेबली नोन टू जो है न्यूटन आल्सो सम ईयर अर्लियर, है ना। और सेंट्रीपिटल जो आपका कम आया है वो कहाँ से, ग्रीक जो एक टर्म है जिसका मीन होता है सेंट्रल सीकिंग, है ना, जो सेंटर को ढूंढे उसको हमने सेंट्रीपिटल से नाम ले लिया, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नाम दे दिया। सिंस आपका v और r जो है कांस्टेंट है ना, आप जो देखोगे तो आप आराम से इस पर वर्क कर पाओगे। तो जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का इज ऑल्सो अ कांस्टेंट होगा। हाउएवर द डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी, पॉइंटिंग ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर की ओर। देयरफॉर अ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। तो याद रखिएगा डायरेक्शन चेंज कर रहा है इस कारण से वो आपका कांस्टेंट नहीं है, बट एक टाइम पर जब आपका कोई भी एक बॉडी का मोशन हो रहा होगा या कुछ भी, तो उस टाइम पे जो एक्सेलेरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि सेम हमने कह दिया किसी की बॉडी जो कि सर्कुलर मोशन में कर रही है उसका एक्सेलेरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि उसका थ्रू आउट द मोशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा उसकी जो बॉडी का। और साथ में जो है अब इसको हम कांस्टेंट इसलिए भी नहीं मानते हैं क्यों, देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन बाई ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर टाइम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। किसकी डायरेक्शन को, वेलोसिटी की। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कांस्टेंट वेक्टर नहीं है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो बी हैव अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द वेलोसिटी। अब यहाँ से अब अगली रामायण शुरू हो गई आपकी। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि भाई साहब हमें एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। अब एक नई रामायण शुरू होती है, एक नई कथा शुरू होती है यहाँ से आपकी। उसमें हम ये समझने वाले हैं कि जो हमारा एक्सेलेरेशन है उसको एंगुलर की टर्म में कैसे निकाला जाए। अभी एंगुलर नाम की चिड़िया क्या होती है मैं वो भी बताता हूँ आपको। एंगुलर का सीधा सीधा मीन ये होता है कि जो आपका ये डेल्टा थीटा था भी उसके बीच का एंगल, तो वो कितना चेंज उसमें आ रहा है उस चीज़ को हम बोलते हैं कि एंगुलर करके, है ना। मैं आपको भी समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से ये पूरा जो केस था ऊपर वाला अलग रखिएगा उसको, वहाँ तक हमने एक्सेलेरेशन को समझ लिया। अब हम एक नई चीज़ समझने जा रहे हैं यहाँ से, अब वो समझो क्या है। तो बी हैव अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग जो है वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का इन एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो एज द ऑब्जेक्ट जब मूव करता है पी से लेके पी डैश तक और टाइम जो उसको लगता है वो इतना इतना लगता है आपका जो है डेल्टा टी। तो जो लाइन आपकी सी पी क्रिएट हो रही वहाँ पे, फिगर 4.19 देख लो फिर से, देखो सी पी बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए लाइन सी पी को देखिए ध्यान से, सी पी ये वाली। तो जो सी पी लाइन है आपकी, अभी तक हमको इतना कहा है इन्होंने, तो सी पी लाइन आपकी देखोगे आप, किधर गया भाई, ये रहा। तो सी पी लाइन आपकी जो होगी वो आपकी टेंस थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा को चेंज करती रहेगी। एस सोने ना फिगर दिख रहा है आपको। तो जो डेल्टा थीटा है आपका, है ना, इस कोल्डा एंगुलर डिस्टेंस कही जाती है। भाई साहब डेल्टा थीटा जो होगा आपकी मैथमेटिकल टर्म में, उसको हम एंगुलर डिस्टेंस करके बोलते हैं। जितना थीटा में चेंज आ रहा है वो उसकी एंगुलर डिस्टेंस में चेंज
आ रहा है। तो बी डिफाइन करते हैं जो एंगुलर स्पीड को, जो उसको हमने ओमेगा का सिंबल दिया, ये याद रखिएगा। ये सिंबल आपका ग्रीक टर्म से निकाला है, फिर से ग्रीक में इस सिंबल को ओमेगा करके पढ़ा जाता है। और ये बताता है कि भाई साहब समझो इस चीज़ को कि जो थीटा हमारा था, डेल्टा थीटा जो था उसमें चेंज आए पर जो है उसके टाइम के हिसाब से उस चीज़ को नाम दिया जाता है आपका क्या, ओमेगा करके या एंगुलर स्पीड करके इसको नाम दिया जाता है। इसको याद रखिएगा आप ऑलवेज। तो जो लेटर ओमेगा इसका नाम है। तो एज द टाइम रेट जो होगा ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन है, डेल्टा थीटा है, पर यूनिट टाइम में आपका चेंज उसमें आए, उस चीज़ को नाम दिया जाता है ओमेगा। अभी तक हम कौन सी टर्म पढ़ते आ रहे थे, जब से हम पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स को, तो हम पढ़ते आ रहे थे कि भाई साहब चेंज इन जो है आपका डिस्टेंस जो होगा आपका, कि डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते थे आपका क्या भाई साहब, वेलोसिटी। बट अब एक नई टर्म इन्होंने दे दी। अब नई टर्म ये दे दी कि भाई साहब चेंज इन जो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो है आपका, वो होगा क्या होगा उसका एंगुलर स्पीड होगी, जिसको ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाएगा। याद रखिएगा इसको। अब आगे समझो, यदि जो है बोल रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डूरिंग द डेल्टा टी इज़ जो है डेल्टा एस है, तो जो कि पी से लेके पी डैश तक का आपको दिख रहा होगा इज़ डेल्टा एस हम मान लेते हैं, तो देन जो आपका वी आएगा वो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी ही आएगा। इन्होंने जो डेल्टा एस माना है वो किसको माना है, उसकी डिस्टेंस को माना है, कि उसने ऑब्जेक्ट ने पी से लेके पी डैश तक कितना गया है, उस डिस्टेंस को आप डेल्टा एस मानिए, और कितना यूनिट उसमें गया तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ये तो सिंपल चीज़ है, बहुत शानदार लिख लिया। आगे देखो, बट डेल्टा जो एस है आपका, जो मतलब कि डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है आपकी, तो आर डेल्टा थीटा के बराबर है। अब ये चीज़ जो लिखी है इन्होंने, उसको ज़रा समझ लो कैसे लिख दी है। तो ये चीज़ इस तरह से लिखी गई है, मैं आपको फिर से उस फिगर पे ले जाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने ये कैसे लिख दिया। इन्होंने बच्चों ये ऐसे लिखा है क्योंकि हम सभी ने अब भी पढ़ा है कि भाई साहब आपका ये जो है वो क्या है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो बराबर है ना, ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो यहाँ से हमने अब भी देखा कि यदि इसका हम मल्टीप्लाई करा दें किसके संग, देखिए ज़रा क्या किसके संग कराया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो यदि इसका आर के संग मल्टीप्लाई करा दें तो वो डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, है ना। ये जो डेल्टा एस है वो आर जो है मल्टीपल टाइम ऑफ डेल्टा थीटा है, तो देयरफॉर हम कहेंगे इसकी जगह पे लिख देंगे, किसकी जगह पे आपका जो है वी इक्वल टू हम लिख देंगे कि आर जो है आपका ये इसकी जगह पे हमने डाल दिया है इस वाली टर्म को, ये आर डेल्टा थीटा को डाल दिया है। तो इतना डालने के बाद अब भी आपको मैंने बताया ये वाली टर्म जो होती है मेरी ओमेगा के बराबर होती है, ये ओमेगा के बराबर है। तो इस टाइम पे हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की होगी उसको एंगुलर वेलोसिटी से हमने जो है क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। इस बात को समझिए, हमने कुछ नहीं किया, एक रिलेशन बनाने की कोशिश करी है एंगुलर स्पीड के बीच में और आपकी एक नॉर्मल स्पीड के बीच में। तो एंगुलर स्पीड जो होती है वो मल्टीपल टाइम होती है किसके, आपके आर के। आर कौन होता है, तो आर जो होता है आपका देखिएगा, तो आर हमारा होता है रेडियस, कि आप कितनी दूर हो। और इस बात को आप ऑलवेज याद रखिएगा कि जो आर के संग ये मल्टीपल टाइम आएगा, ये बहुत सारी चीज़ों में आएगा, जैसे कि एसोलेशन में आ रहा होगा, एंगुलर एसोलेशन की हम बात करेंगे, है ना, उसमें आपका आर टाइम आ रहा होगा। उसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारी, अभी तो आप पूरा का पूरा रोटेशनल चैप्टर जो आपका है ना, उसमें आपको यही सब पढ़ना है कि कैसे ये आर जो होगा वो सभी के संग आ रहा होगा, ओमेगा के संग इस तरह से, और वेलोसिटी एसोलेशन इनको डिफाइन कर रहा होगा, हम इसी को समझेंगे। तो यहाँ से हमने सिंपली ये फॉर्मूला लगा के इसको जो है ड्राइव किया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, है ना। तो सिंपली आप याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन किससे, ओमेगा के संग आ गया है, एंगुलर स्पीड का और एंगुलर आपका जो है नॉर्मल वेलोसिटी का। तो वी कैन एक्सप्रेस सेंट्रीपिटल एसिलेशन जो AC है इन टर्म ऑफ एंगुलर स्पीड हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल केस है यार, अब भी तो आपने पढ़ा है कि जो एसिलेशन था आपका वो क्या था, वी स्क्वायर ओवर आर ही तो था। यहाँ से आप भी की वैल्यू डाल दीजिएगा, तो आर ओमेगा का होल स्क्वायर आपको डालना है ना, ओवर आर ऑलरेडी है। तो यहाँ से एक आर का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक आर यहाँ पे है, एक आर से एक आर कट जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर और आर आपको मिल के जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, यही चीज़ होगी, देख लेना आप, है ना। ये देखिए, तो सिंपल सी चीज़ है हमारे पास। तो AC जो है हमारा मतलब कि सेंट्रीपिटल एसिलेशन ओमेगा का स्क्वायर आर के बराबर आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ रहा होगा
कि एसलेशन हुआ, एंगुलर स्पीड हुई, है ना, ये जो चीज़ें होंगी, एसलेशन, वेलोसिटी, ये सब कुछ जो है आर के मल्टीपल टाइम ही आएंगे। आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है ये केस। तो जो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक वन रेवोल्यूशन इज नोन एज अ टाइम पीरियड, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सारी चीज़ों को ज़रा ठंडे दिमाग से सुनो, इस चीज़ को अच्छे से पकड़ो, क्योंकि इस चीज़ को पकड़ लिया आपने तो आगे तक की फिजिक्स आसान हो जाएगी। क्या बोला इन्होंने, ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा टाइम टेकन, समय लिया जाता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको टी से नोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, टाइम पीरियड। ये बहुत जगह यूज़ आएगा आपका, जो है अभी ऑसिलेशन पढ़ोगे आप, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, उसमें ये टाइम पीरियड का बड़ा बड़ा खेल है। तो याद रखिएगा, टाइम पीरियड किसको कहा जाता है, तो कोई एक भी आपका ऑब्जेक्ट क्या करे, वो एक रेवोल्यूशन ले ले कंप्लीट, उस चीज़ को बोला जाता है कि आपका टाइम पीरियड। क्लियर है। एंड जो नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन जो वो लगा रहा है एक सेकंड में, उस चीज़ को बोला जाता है फ्रिक्वेंसी, जो कि होता है कि आपका इस तरीके से, ये फॉर्मूला याद रखिएगा 1/t करके। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट लग गया, और टाइम और फ्रिक्वेंसी क्या हुई कि आपके जो है एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन लग गए। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये फॉर्मूला याद रखेगा कि ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये वेलोसिटी का नहीं है, फ्रीक्वेंसी का है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी v इक्वल टू, इसको जो है आपको, इसको शायद और कुछ नाम से पढ़ा जाता है, मैं बता दूंगा। तो ये जो होती है 1/t के बराबर होती है, याद रखेगा। डूरिंग दिस टाइम, जो डिस्टेंस मूव होगी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये इन्होंने अब एक थोड़ा सा केस जोड़ दिया है कि भाई साहब इस केस के दौरान बोल रहा है, इस टाइम जो है दौरान जो डिस्टेंस मूव होगी ऑब्जेक्ट के द्वारा, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि वो 2πr के बराबर होगी। ये 2πr कहाँ से आ गया, तो सर्कल जो होता है उसका सर्कमफ्रेंस जो होता है उसका फॉर्मूला है ये 2πr। तो 2πr की ही तो बराबर होगी, ये तो क्लियर सी बात है। आपकी जो बॉडी एक आपकी क्या करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जब घूम के आएगी तो एक सर्कल को कंप्लीट करेगी, और सर्कल कंप्लीट कर रही मतलब कि उसके पूरे सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट कर रही, तो उसकी जो डिस्टेंस उसने कवर करी है वो 2πr के बराबर करी है। तो हम यहाँ से एक चीज़ और कह सकते हैं कि यदि हम क्या करें, ये जो वेलोसिटी है उसको यदि निकालना हो हमें, तो 2πr/t यदि हम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और अब भी आपने देखा है कि ये जो आपका जो ये आया था कौन, 1/t, वो फ्रिक्वेंसी के बराबर था। ये हमने सिंबल डाल दिया फ्रिक्वेंसी का। तो हमने क्या किया, इसको पहले बंद कर दूँ, अरे भाई ये ले। तो ये जो है हमारा यहाँ से 2πr, और ये आपका ये फ्रिक्वेंसी का सिंबल आ गया है। इतना याद रखिए आप, है ना। ये देखिए ज़रा, तो ये अनदर हमने फॉर्मूला निकाल लिया वेलोसिटी के लिए, ये वाला 2πr/μ, है ना। तो फ्रिक्वेंसी जो है आपकी है v हैवा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, अब भी आपको मैंने बताया है कि ये जो आपका आया था कि ओमेगा इक्वल टू ये वाला। अब आप सोचे होंगे कि ये जो है इधर कैसे आ गया भाई साहब फॉर्मूला, तो ये ऐसे आया है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अभी आपने देखा था, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, आर को यहाँ से रिमूव कर दिया है इन्होंने, सिंपली बात, और उसके बराबर लिख दिया है ना। तो ये अब भी आपने देखा था कि हमारा जो v होता है, अब भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, जो v होता है वो ओमेगा टाइम ऑफ r होता है। तो हमें चाहिए क्या भाई साहब, आपका ओमेगा चाहिए, मतलब कि हमें एंगुलर स्पीड चाहिए। तो आप v/r लिख सकते हो, लिख सकते हैं, ओमेगा इस तरीके से रहेगा। अब v की वैल्यू जो थी वो 2πr, और ये फ्रीक्वेंसी थी, ये देखिए भाई साहब, एक r नीचे भी था, ये ओमेगा इस तरीके से, एक r से एक r चला जाएगा, 2π ये आपका फ्रीक्वेंसी बचेगी, ये वाला। तो यही फॉर्मूला तो हमने बनाया आप भी, तो ये आप याद रखेगा। ये v जो सिंबल आपको दिख रहा है ना बच्चों, उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे पता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, जो नॉर्मल ये v बनाते हैं उसको थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं। ये जो v ये बनाते हैं वो वेलोसिटी को बनाते हैं ना, और ये जो ये वाली ये इस तरीके की v जो बनाएंगे वो बनाएंगे फ्रिक्वेंसी के लिए। तो ये कई बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। तो आप याद रखिएगा, इसमें और इसमें अंतर है ना, ये वाला। और इसी तरीके से आप एसिलेशन भी बड़े आराम से निकाल सकते हो इन्हीं का यूज़ करके, किसकी फॉर्म में, सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में। तो आप इससे निकाल लीजिएगा। तो हमने कुल मिला के 3 चीज़ें करी है, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं करी। पहली तो हमने निकाला है भाई साहब कि एसिलेशन जो है इन द टर्म ऑफ जो है किसके, सिंपल जो फॉर्मूला था कि v²/r करके, है ना, कि आपको जब वेलोसिटी पता हो और आपको जो है रेडियस पता हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा आपने एक एसिलेशन और निकाला जो कि एंगुलर की फॉर्म में निकाला, वो था ओमेगा
और ओमेगा का स्क्वायर और आर था आपका, है ना। उसी तरीके से आपने वेलोसिटी और किसको जोड़ा, एंगुलर स्पीड को जोड़ा, और इधर फिर सर्कमफेरेंस से जोड़ा। तो कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे हमने नहीं करी हैं, सिंपल सी चीज़ें हमने करी हैं। तो ये आप चीज़ें याद रखिए, कौन किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं ये आप याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब शायद इसमें कोई 2 एग्जाम्पल हैं, शायद एक ही एग्जाम्पल है। चलो इस एग्जाम्पल को करते हैं, पूरा जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा। चलो इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4.10 है, ये सिंपल है, बहुत ही आसान है। बोल रहा है कि इंसेक्ट हमने लिया है, कीड़ा लिया, उसको ट्रैप कर दिया है एक जो है सर्कुलर ग्रुप में, जिसका कि रेडियस हमें गिवन है ये वाला, आर की वैल्यू गिवन है। तो ये जो हमारा इंसेक्ट है वो मूव कर रहा है किसमें, सर्कुलर मोशन में, रेडियस हमें ये दिया है। ये जो है आपका मूव अलोंग द ग्रुप स्टेडली एंड कंप्लीट कर लेता है आपने 7 रेवोल्यूशन 100 सेकंड में। 7 रेवोल्यूशन 100 सेकंड मतलब कि फ्रीक्वेंसी दे दी है। पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड, ओमेगा बताइए, लीनियर स्पीड भी बताइए। बहुत ही आसान है, ओमेगा पता चल गया तो आप वो भी निकाल पाओगे। और बोल रहा है कि इज़ द एसेलेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर है। यहाँ पे जो एसेलेशन वेक्टर बन के आएगा वो क्या कांस्टेंट वेक्टर होगा। तो इसका तो आंसर आप बिल्कुल आराम से दे सकते हो, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पल चेंज हो रही है। और साथ में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द उसका मैग्नीट्यूड होगा एसेलेशन का, तो वो भी आप निकाल पाओगे। बहुत ही सिंपल सा केस है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आर गिवन है, ओमेगा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 पाई ओवर आपका टी वाला, है ना, उसी को हमने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे ये जो है क्या है, वी के बराबर है, वो जो इस तरीके से वी बना था फ्रीक्वेंसी वाला उसके बराबर है। तो यहाँ से हमने ये उसकी वैल्यू डाल दी, साथ में 2 पाई के संग मल्टीप्लाई करा दिए, ये हमारे पास निकल के आ गया। यहाँ पे देखोगे आप जो लीनियर स्पीड का निकालने के लिए आपको अभी ये रिलेशन मैंने बताई थी उसको लगाएंगे, यहाँ से हमें वो भी मिल जाएगी। और उसके अलावा आपको इन्होंने वही चीज़ दी है कि भाई साहब एसिलेशन कांस्टेंट वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो उसकी डायरेक्शन को कंटिन्यूस चेंज कर रहा है, ये बात लिखी है। एसिलेशन का अभी आपने ओमेगा का स्क्वायर आर पढ़ा है, ओमेगा की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू डाली, एसिलेशन मिल जाएगा। कुछ भी नहीं था बच्चों, सारी चीज़ें हो गई आपकी। ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड होता है। आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बहुत बड़ा बड़ा, और आपको जो है थैंक यू, आपने यदि पूरे हमारे सारे लेक्चर देख लिए तो आपने यहाँ पे चैप्टर 4 आपका कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों अब आपसे मैं जो हूँ यही चाहता हूँ कि आप जो है पूरे लेक्चर को, यदि आपको कोई और भी डाउट रहा होगा तो आप एक बार फिर से सारे लेक्चरों को देखिए, और साथ ही में जो है कमेंट करिए कि बच्चों आपको जो है अगला लेक्चर किस पे चाहिए। क्योंकि क्या है कि अभी आपका मुझे नहीं पता है कौन सा आपका उधर सिलेबस चल रहा है आपके स्कूल में, कौन सा जो आप चैप्टर को पहले पढ़ रहे हो बाद में पढ़ रहे हो। तो अब आप आपके अकॉर्डिंग बताइए कि सर हमें ये चैप्टर पहले चाहिए, ये नहीं चाहिए। मतलब कि कई कई जगह क्या होता है, वो पार्ट जो 2 रहती है ना वो तक शुरू हो जाती है कई स्कूलों में। तो मुझे नहीं पता आपकी पार्ट बुक शुरू हुई है नहीं हुई, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में कि सर हमारी वो पार्ट बुक के भी चैप्टर होने लगे हैं, तो हम जो है उस पर भी लेक्चर लेके आने लगेंगे। साथ ही में जो है मैं आपसे थोड़ा सा 2 मिनट आपके लूँगा, और जो बच्चे चाहते हैं कि इस वीडियो को छोड़ दें तो वो जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं कि हमारी ये बात सुने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बातें कुछ करने वाला हूँ, 2 मिनट आपके लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, तो सुनिए। बच्चों देखिए क्या है कि आजकल क्या है, बहुत जगह हमें ये होता है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कई जगह पे हमारे साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और कहीं पे तो ऐसा लगता है कि यार ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं क्या वाकई में हमारे लिए कोई बेनिफिट ये होगी आगे चल के, या फिर हम फिजूल में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना। घर वाले बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो और हमारा मन नहीं लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा अपने दिमाग से बिल्कुल इनको निकाल दो। क्योंकि एक बात अपनी बात दिमाग में बांध के रखना, मेरी ये बात, कि जो आप स्टडी आज कर रहे हो वो आप नहीं जानते कि कल आपको कितना ज़्यादा जो है बेनिफिट दे सकती है। स्टडी देखो ये नहीं होती कि आपने जो है ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया और जाके नंबर लिया 90% 99% और चलो काम बन गया, ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई होती है कि आप जो हो, जो भी चीज़ें आपने कर रहे हो, है ना, उसको आप कितनी जो है गहराई से समझ रहे हो, उसमें आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, है ना। मेरे बोले बिना, किसी सर के बोले बिना आप उसमें कितना जो है अपनी तरफ से कर पा रहे हो, ये रियल में पढ़ाई होती है। तो आप कभी भी ये मत समझिए कि भाई पढ़ाई का मतलब ये कि हमने जो है सर ने बोल दिया हमने कर लिया, हमें जो है बता दिया हमने कर लिया, ये मत सोच के आप करिएगा पढ़ाई कभी भी। दूसरा आप ये भी मत सोचिए कि हमें तो जी वगैरह दे देना है और वहाँ पे जाके हम सेटल हो जाएंगे, इस तरह से हमारी पढ़ाई हो गई। बच्चों आप इस तरह से सोच रहे हो तो ये आपको जो है सोच ज़्यादा देर तक पढ़ने ही नहीं देगी।
तो प्लीज़ आप इस तरह सोचिए कि हमें जो है पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आप बिल्कुल ही जो है सफल होगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, जी मेंस तो बहुत छोटी बात हो जाएगी आपके लिए। आप बड़े बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ों पे पोस्ट ले सकते हो। तो आप प्लीज़ जो है इस तरह से पढ़िए कि हमें जो उसमें मज़ा आए, एंजॉय आए। और देखो, एक छोटी चीज़ और कहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट को आप इस तरह से मत मानिए कि चलो हम तो इस सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ पाते हैं, इसको जो कर पाते हैं हम तो यही पढ़ेंगे। नहीं, हर एक सब्जेक्ट को आप पूरा फोकस दीजिए। हर एक सब्जेक्ट को आप इतने जो है लगन मेहनत से पढ़िए कि वो जो सब्जेक्ट आपका वीक सब्जेक्ट भी हो तो वो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाए। इस तरह से आप पढ़िए, है ना। कभी भी कोई सब्जेक्ट को इस तरह से मत देखिए कि यार ये सब्जेक्ट में क्या है, हम क्यों पढ़ें इसको। हाँ, ये नहीं सोचना है आपको। सब चीज़ों को उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितना कि आप किसी एक सब्जेक्ट को देते हैं। तो जैसे अभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको मैथ भी उतनी ही जो है लगन और अच्छे से पढ़नी है। केमिस्ट्री, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो आप बड़े ही ध्यान से सबको पढ़िए। तो अब मैं इसी बीच आपसे विदा लूँगा बच्चों। अगले लेक्चर में लेके आएंगे धुआंधार जो है बिल्कुल चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे। उसके लेक्चर भी मैंने कंप्लीट करके रख लिए, बस आपको जो है उसको जैसे ही मैं एडिट कर लूँगा आपको भेज दूँगा, बहुत जल्द आपको वो भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आपका इस तरीके से सपोर्ट रखिए, है ना। बहुत जल्द हम जो हैं 100,000 जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेंबर हैं, फैमिली है, उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आप उसमें थोड़ा हमारा सहयोग करिए और उसको जल्द से जल्द हमारा 100 के जो फैमिली है उसको बनाने में हमारी जो है मदद कीजिए। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।